हाँ, देखिए तो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मज़ेदार सब्जेक्ट है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेंगी यहाँ पर जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते हैं। तो आप एक जिज्ञासा के साथ पढ़ें। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का सफ़र, भूगोल का सफ़र। तो भूगोल, आपको बता दूं कि भूगोल वैसे तो अपने आप में ही बहुत रोमांचकारी सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भूगोल। हमेशा से मुझे जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में बड़ा मजा आता है वो है भूगोल। मजा आता क्यों है? मजा इसलिए आता है कि इसमें आपको वो चीजें मिलती हैं जानने को जिनके बारे में हम नहीं जानते। आज भी हमारे लिए चीजें रहस्य हैं, है ना। हमारा ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगाएं, गैलेक्सियां, हमारी पृथ्वी, पृथ्वी में सागर, महाद्वीप, दुनिया, दुनिया के देश, है ना, उनकी जलवायु, वहाँ के लोग, मतलब ऐसा क्या है जो हम भूगोल के बारे में नहीं जानते। कोई नहीं, कोई नहीं, उसको पकड़ा यार आराम से। वो भी बेचारे को दिक्कत हो जाती कभी कभी, कोई नहीं। आराम से, आराम से। ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा एक रोमांचकारी विषय है, मजे आते हैं पढ़ने में। तो हम आज केवल आपको ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देंगे कि इसके अंतर्गत आखिर ज्योग्राफी है क्या, क्या क्या पढ़ा जाता है। तो देखिए, मैं आज आपको पढ़ाने वाला क्या हूँ, आज की क्लास में हमारा क्या क्या रहने वाला है। तो नंबर एक हम आज जानेंगे भूगोल का अर्थ। भूगोल क्या है, क्या है हमारा पहला प्रश्न, यानी कि उसका अर्थ। दूसरा, हम देखेंगे भूगोल की परिभाषाएं, भूगोल की परिभाषा। तीसरा, हम देखेंगे भूगोल के उपागम, भूगोल के उपागम। उपागम का मतलब होता है कि हम भूगोल को कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। चौथा, हम देखेंगे भूगोल के जनक, भूगोल के जनक। पांचवा, हम देखेंगे भूगोल की शाखाएं, भूगोल की शाखाएं। यानी आज हम टोटल एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, भूगोल है क्या, भूगोल का अर्थ क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल के उपागम कितने तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, भूगोल की शाखाएं क्या हैं, भूगोल के जनक कौन हैं। ये सब चीजें अपन इसके आज की क्लास में देखने वाले हैं। देखिए, ये हमारा आज पढ़ने वाले हम। तो पहला, सबसे पहले, है क्या ज्योग्राफी, ज्योग्राफी है क्या, भूगोल है क्या। तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है, आपको यहाँ पर ये हिंदी में भूगोल और अंग्रेजी में ज्योग्राफी। किसी भी विषय को पढ़ो, किसी भी चीज के बारे में पढ़ो, तो सबसे पहले देखो दो प्रकार के अर्थ होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है शाब्दिक अर्थ। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ से तात्पर्य है कि सही शब्दों से क्या मीनिंग निकल के आया, ये जो शब्द लिखे हैं इन शब्दों का क्या अर्थ है। और दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है व्यवहारिक। क्या होता है? व्यवहारिक अर्थ। क्या होता है? व्यवहारिक अर्थ। व्यवहारिक अर्थ क्या है और शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हम पहले देखते हैं शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ से मतलब क्या है कि शब्दों से क्या अर्थ निकल के आ रहा है। देखो, ये तो शब्द बिल्कुल सरल सा शब्द है, आप इसको देखोगे तो ये शब्द है क्या, ये शब्द है, इसमें दो शब्द मिल रहे हैं आपको, दिख रहे हैं। एक शब्द दिख रहा है आपको क्या, भू, और एक दिख रहा है गोल। क्या अर्थ है? भू माने जमीन, पृथ्वी, गोल सर्किल, गोल, है ना, गोल। तो भूमि हमारी, जमीन कैसी है, गोल है। अब ये कॉन्सेप्ट किस किस का कब कॉन्सेप्ट आया कि पृथ्वी गोल है, क्या है, इन्हीं पृथ्वी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, पृथ्वी गोल है, ये सब पढ़ रहे हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो यही है, भूगोल। भूमि कैसी है, गोल है। जियोग्राफी में शब्द आपको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है जियो, एक दिख रहा है ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब होता है, आप जो जानते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं अपन, ग्राफ,
फिर आप पता लिखना, खींचना, बनाना, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना, ऐसा कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ मैं, पृथ्वी के बारे में लिखना। ये सिर्फ मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताए, समझ रहे हैं मेरी बात, शब्दों से क्या अर्थ निकल के आ रहे हैं, तो यही लगा है। भूगोल है क्या? तो भूगोल वह शास्त्र है, वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी के आंतरिक और बाहरी अध्ययन करते हैं। यानी कि हम पृथ्वी के अंदर तक पहुंचेंगे, पृथ्वी के अंदर क्रोड़ तक पहुंचेंगे, और पृथ्वी के बाहर अनंत अंतरिक्ष में, आकाश गंगाओं में पहुंचेंगे, ब्रह्मांड में, और तारों को भी देखेंगे। ठीक है। भूगोल वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप, जो बाहर स्वरूप है, ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभाग, प्राकृतिक विभाग चाहे तो हम जलमंडल देख लो, चट्टाने देख लो, भूकंप देख लो, ज्वालामुखी देख लो, जंगल देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप भूगोल में ना पढ़ो। जो कुछ भी है, जो कुछ भी तुम दुनिया में पढ़ते हो, वो सब भूगोल में समाया हुआ है। हम, हमारे आसपास, आपको पता वो कक्षा 5वीं में शायद, अब तो नहीं, जब हम पढ़ते थे तब एक विषय चलता था जिसका नाम था आसपास की खोज। कक्षा मतलब 5 से पहले, 5 तक चलता था, 5 के बाद फिर समाज विज्ञान 6वें से आ जाता। अभी आपके लिए शायद उसकी जगह सब्जेक्ट पर्यावरण चलने लगा बच्चों को। पहले पर्यावरण नाम नहीं होता था, पहले उस विषय का नाम होता था आसपास की खोज। पता है, वो सब्जेक्ट हम पढ़ते थे। वो आसपास की खोज, जो कुछ भी है हमारे आसपास है। अब सुनो, हमारे आसपास चाहे तो आपको दिख रहा हो, दृश्य हो, या फिर अदृश्य हो, समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे आपको दिख क्या रहा है, आपको पहाड़, नदी, झरने, सूरज, चांद, तारे, मनुष्य, जीव जंतु, जंगल, पेड़ पौधे, अंतरिक्ष, ब्रह्मांड, है ना, सूर्य, चांद, तारे, सब कुछ दिख रहा है। अदृश्य जो आपको नहीं दिख रहा है, तो प्रकाश से लेकर के आप दर्शन शास्त्र से लेकर के आप हमारे अंदर अंगों की संरचनाओं से लेके, अब आप कहो कि सब चाहे तो समस्त प्रकार की विज्ञान हो, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसी कोई सी शाखा है नहीं जो भूगोल में ना आती हो। यानी कि जितना अध्ययन है, हम सब, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें समस्त विषय समाहित हो सकते हैं। आप इतिहास भी पढ़ रहे हो, किसी किले महल, किसी राजा महाराजा के बारे में भी पढ़ रहे हो, है ना, तो वो भी हम तो पढ़ तो अपने आसपास की चीजें रहे हैं, तो है क्या, भूगोल ही है। सारे विषय भूगोल से निकले हैं, भूगोल में सब समाहित हो जाते हैं। भूगोल एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि मोटे तौर पे जब भूगोल के 2 ब्रांच बना लेते हैं, एक मानव भूगोल और दूसरा भौतिक भूगोल, तो हम उसको देखते हैं कि मानव भूगोल में क्या है और भौतिक भूगोल में क्या है। तो भूगोल एक, आप अगर अपने अंदर जिज्ञासा पैदा कर पाओ, जान पाओ, तो भूगोल कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मैं ये कहता हूँ, मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि मेरी जीएस पे जो बहुत शानदार पकड़ है, उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं दूंगा तो भूगोल को दूंगा, क्योंकि मेरा इसमें बड़ा इंटरेस्ट जगा हमेशा से। और आप लोगों से भी कहता हूँ, ये बोर होके पढ़ने वाला वैसा है ही नहीं, लेकिन ये है उनके लिए जिनकी थोड़ी सी वैज्ञानिक सोच है, जो थोड़ा सा खुलेपन से सोच पाते हैं, जो जिनकी संकीर्ण विचारधाराएं हैं, जो केवल इसलिए पढ़ रहे हैं कि साहब मैं रट्टा मार लूं, मुझे पेपर में क्वेश्चन देना है, तो वो फिर वो मजा नहीं है। वो तो फिर आप सीख कुछ नहीं पाओगे। आप तो जैसे अभी तक अन्य विषय पढ़ते चले आ रहे थे, जैसे आपने इतिहास पढ़ ली है ना, कि बाबर का हुमायूं हो गया, हुमायूं का अकबर हो गया, तो वो कहानी खत्म हो जाती है, आपको इंटरेस्ट नहीं जगा, तो नहीं। इतिहास, इतिहास या विज्ञान में पढ़ने में एक अंतर है। इतिहास में जो हो चुका है वो हो चुका है, विज्ञान में हम अपनी अवधारणा पैदा कर लेते हैं, और ये एक विषय विज्ञान ही है। तो इसे, इसमें आपको अपनी समझ विकसित करना है, आप खुद की अवधारणाएं बनाओ, क्योंकि इसमें अपार संभावनाएं हैं अभी भी अनुसंधान की। समझ रहे हैं मेरी बात? आप भले ही अंतरिक्ष वैज्ञानिक ना बन पाओ, लेकिन कम से कम अपने स्तर पे तो वैज्ञानिक बन सकते हो ना, अपने स्तर पे सोच सकते हो, है ना, कि ऐसा सोच के बड़ा आपको आश्चर्य नहीं होगा कि हमारी पृथ्वी से बाहर भी कहीं जीवन हो। एलियंस के बारे में सुनते हैं तो हमें बड़ा अजीब सा नहीं लगता? बड़ा सा एकदम जानने को उत्सुक नहीं होता मन, क्या कैसे होते होंगे, क्या कहाँ रहते होंगे, पृथ्वी पे आते हैं कि नहीं आते, है ना, ये दिन रात हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, ये सर्दी गर्मी, अभी एकदम मौसम ठंडा हो गया, क्यों हो गया, ये बर्फ क्यों गिर जाती है, ये पाला क्यों पड़ता है, ये बारिश बहुत तेज क्यों हो जाती है, ये इतनी तेज गर्मियां क्यों पड़ती हैं, कहीं पर समुद्र हैं, कहीं पर समुद्र हैं, तो कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर घने जंगल हैं, तो कहीं पर पत्थर ही पत्थर हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं। ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये कौन कर रहा है? जब हम लोग इस बारे में
नहीं जानते थे, जब हम छोटे थे, है ना, तो हमारी अवधारणाएं कुछ और थी। हम समय के साथ अपनी अवधारणाएं बदलते चले गए। पहले जैसे हम देखते थे कि रात में कोई तारा टूट गया तो हम कहते थे अरे कोई राम राम राम, कोई की आत्मा जा रही है, लाइन से खिंच जाती थी। पर अब नहीं कहते ना हम, अब नहीं कहते, हम जानते हैं कि भाई ये कोई उल्का पिंड है, जो कोई पत्थर पत्थर है जो ऊपर से आ गया गिर गया। अब अभी भी आप लोगों में से बहुत से लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं जानते, तो वो जानोगे, है ना, कि बिजली चमकी एकदम इंद्र देवता गुस्सा गुस्सा हो गए, वो धनुष चला रहे हैं, है ना। तो मतलब जो कॉन्सेप्ट हमारे थे वो कॉन्सेप्ट बदले। मनुष्य की वही प्रकृति रही है। मानव सने सने ही अपने इस भूगोल के, इस अंतरिक्ष के, इस पृथ्वी की समझ के बारे में धीरे धीरे ही समझा है। जब हम नहीं जानते होंगे कि बारिश होती कैसे है, तो हमने इसके लिए अपनी कुछ अवधारणाएं बना ली। आप समझिए, जब विज्ञान ने तरक्की नहीं की होगी, जब हमारे पास आज के इंस्ट्रूमेंट हैं वो नहीं थे, हथियार नहीं थे, या हमारे पास जो संसाधन नहीं थे, आज हम बड़ी बड़ी जो है दूरबीनों की सहायता से अंतरिक्ष में झांक सकते हैं, और हमने अनुमान लगाने का प्रयास किया। पर ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि अभी भी बहुत कुछ जान चुके हो। हाँ, अभी जानने की अनंत संभावनाएं शेष हैं, पर हम पहले से बहुत ज्यादा जान चुके हैं। हम अपने पिछले समय की तुलना करें तो हम जब आदि मानव रहे होंगे तब हम क्या जानते होंगे, तब भी कुछ नहीं जानते होंगे। तब तो आज से तो और बहुत ही कम जानते थे। तो तुम्हारे बेसिक अवधारणाएं नहीं थी। आप समझ लीजिए कि बड़े बड़े विश्व के श्रेष्ठ धर्मों में, चाहे तो आप यूनानियों को ले लें या रोमनों को ले लें, अब यूनानी रोमन यूनानी यूरोप की ये सभ्यताएं रही हैं। यूरोप में एक देश रहे हैं एथेंस, वहाँ की सभ्यता यूनान वगैरह हुआ करते थे। अरस्तु का नाम सुना होगा, सुकरात, प्लूटो का नाम सुना होगा आपने, अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, ये सभी लोग यूनान के थे। इन लोगों की या रोम रोम सभ्यता दुनिया की बड़े साम्राज्य, इन लोगों का तक मानना रहा बड़े लंबे समय तक कि हमारी पृथ्वी चपटी है और एक तस्तरी नुमा है, प्लेट नुमा है। हालांकि हम इस मामले में इन लोगों से बड़े आगे रहे हैं। यूरोपीय लोगों के मामले में समझ और हमारी समझ में बड़ा अंतर रहा है। आज की अवधारणाएं और हमारा वैदिक इतिहास देखा जाए, हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया जाए, तो हमें लगता है कि यार हमारे पूर्वज तो हम आज यूरोप ने बड़े बड़े ये जो इंस्ट्रूमेंट बना लिए, उसके बावजूद भी यूरोप अब जाके जान पाया जिन चीज़ों के बारे में हमारे ऋषियों मुनियों ने, इन चीजों के बारे में पहले ही हमें हमारे ग्रंथों में लिख लिख के चले गए। वो कि पृथ्वी गोल है, ये कितने साल पहले है ना, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में लिख दिया। ये लोग लड़ते रहे बड़े लंबे समय तक। गैलीलियो ने कह दिया पहली बार कि पृथ्वी गोल है, तो उसको जेल में डाल दिया गया था, पता है आपको। गैलीलियो ने कह दिया कि पृथ्वी गोल है, उसको जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो चर्च के नियमों के खिलाफ था। चर्च का मानना था, उनकी बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी कैसी है, चपटी है। अब जब तुम धर्म के विरुद्ध जाओगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई ये हमारी किताबें के गलत हैं। उनका मानना था किताबों में जो लिखा है वो सब सही है। कहीं नहीं जाता, वो तुझे दिखता है कि वो अंदर चला जाता है, वास्तव में होता ही है। पहली बात तो अपन ये कॉन्सेप्ट आएगा तब क्लियर करेंगे, लेकिन तूने अब ये पूछ ले, बता दे तुझे। भाई सीधी सी बात है कि ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी का वायुमंडल है, और ये कोई पत्थरनुमा था संरचना। जब वो इसमें प्रवेश करेगा वायुमंडल में, तो आप जान रहे हैं ये जगह तो खाली है, ये तो निर्वात है, और यहाँ पर क्या है, हवा है। और ये भी पदार्थ, ये भी पदार्थ है, भी तूने इतनी साइंस तूने पढ़ी है, हवा भी पदार्थ है, ये गैस है और ये ठोस है। जब दो पदार्थ आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण होता है। घर्षण होने से क्या होती है, हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, वो जल जाता है। बस जल के वो यहाँ तक आता है, और यहाँ तक जल के पूरा जल के राख हो जाता है। हमको लगता है गायब हो गया, गायब क्यों हुआ, गायब कहाँ हुआ, जल के राख हो गया, खत्म हो गया, पूरा जल गया वो। बस ये यहाँ से यहाँ तक की जो उसकी यात्रा थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो यात्रा थी, उस यात्रा के दौरान वो हमें जलती हुई लकीर से जान पड़ती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो तू इतने पहले भी पढ़ने के बाद तू अगर ये बच्चे नुमा क्वेश्चन करती है, तो ये थोड़ा हास्यास्पद है अचानक। नहीं ठीक है, तो जो भी आए, जिसके दिमाग में आए पूछो, कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ कि जिज्ञासा पैदा हो और आप जान के पढ़ो। ये विषय बड़ा मजेदार विषय है, बड़ा लंबा विषय है, लेकिन आपको हर पल लगेगा कि हाँ हम कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई समझे हमने क्या कह रहे थे कि सबसे पहले भूगोल वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी अध्ययन करते हैं, अंदर बाहर सब कुछ पढ़ते हैं। वह शास्त्र जिसके द्वारा पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप और पृथ्वी का प्राकृतिक विभाग, जैसे कि पहाड़, महादेश, महादेश मतलब महाद्वीप,
देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि जो तुम कुछ कह सकते हो सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। हम देखेंगे पहाड़ कैसे बनते हैं, नदियां कैसे बनती हैं, कैसे मिटती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सब दुनिया की सारी नदियों को पढ़ेंगे, है ना। भारत की नदियों को पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश नदियों को पढ़ेंगे, सब कुछ, जलवायु को पढ़ेंगे, फसलों को पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। इसलिए विषय बड़ा विषय है ये। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल है, ज्योग्राफी कहलाता है। अब भूगोल का शाब्दिक अर्थ मैंने बता ही दिया। भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द जियो प्लस ग्राफो से मिलकर बना है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी शब्द। अब जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफो का अर्थ होता है क्या? लिखना या वर्णन करना। सिंपल सी बात है भाई, ये शब्द जो है इसका अर्थ है जियो माने पृथ्वी, ग्राफी माने अध्ययन करना या फिर लिखना। ठीक इस प्रकार ज्योग्राफी की शाब्दिक परिभाषा होती है पृथ्वी और इसके ऊपर कुछ भी उसके बारे में लिखना या पृथ्वी का वर्णन करना। ओके। एक विषय के रूप में भूगोल का अर्थ होता है गोल पृथ्वी। अगर मैं हिंदी अर्थ की बात करूं तो क्या होगा? गोल पृथ्वी। दो ही शब्द हैं, भू और गोल। भू माने पृथ्वी, अब भू माने पृथ्वी और गोल तो गोलाकार है। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक। अरस्तु, अरस्तु का नाम सुना है आपने? अरस्तु जो सिकंदर के गुरु थे, अलेक्जेंडर के गुरु थे अरस्तु, यूनान के थे। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक ऑन द हेवंस में बताया कि पृथ्वी गोल है। अब ये लोग कह रहे हैं कि अरस्तु ने पहली बार बताया, जबकि हमारी अवधारणाओं में तो ये बहुत प्राचीन है कि पृथ्वी गोल है। लिखा तो है ही शास्त्रों में। आपने कभी बराह प्रतिमा देखी हो? बराह प्रतिमा, बराह भगवान विष्णु ने जो सूअर अवतार लिया था, तो आपने देखा होगा उनके दांतों पे पृथ्वी रखी हुई है गोल। वो हमारे पास, यानी चित्र तो ठीक है, वो हमारे पास बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बड़ा भगवान की मूर्तियां हैं, पत्थरों की मूर्तियां, उस पर पृथ्वी गोल रखी हुई दिखाई देती है। पृथ्वी गोल है, यानी हमारा कॉन्सेप्ट तो बहुत प्राचीन है, पृथ्वी गोल है। क्या हो गया? पराह नहीं जानता क्या? भगवान विष्णु ले, बारह अवतार, ये देख ले, देख गया? यह है बारह अवतार। भगवान विष्णु ने जब सुअर का अवतार लिया था तो पृथ्वी को अपने दांतों पर रख के लेके आई थी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत प्राचीन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये सबसे पुराने अवतारों में से एक अवतार है। 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जब भगवान विष्णु ने मछली का अवतार लेकर के इस पृथ्वी को जलमग्न होने से सप्त ऋषियों को बचाया था। तत्पश्चात उसके बाद में जो अवतार हुआ था वो अवतार था कछुए का अवतार, कच्छप अवतार। ठीक है। उसमें सागर मंथन हुआ था और उनकी पीठ पे रख कर ही जो है उस पर्वत को वासु की नाक से गिरनी बना करके जो है सागर मंथन हुआ था। उसके बाद में हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप दो भाई थे। हिरणाक्ष बड़ा था और हिरणाकश्यप छोटा था, है ना। हिरणाक्ष पृथ्वी को लेकर चला गया था रसातल में, तो पृथ्वी को जब पाताल में ले गया था तो वहां से भगवान वापस पृथ्वी को उठा करके लेके आए थे, और हिरणाक्ष का वध किया था किसने? बारह भगवान ने सूर्य अवतार में। और इसके बाद हुआ था फिर हिरणाकश्यप, जो हिरणाक्ष का छोटा भाई था, उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारा था, तो प्रहलाद को मारने के लिए हुआ था नरसिंह अवतार। उसके बाद में वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, है ना, कृष्ण अवतार, या फिर इसके बाद में बुद्ध, और लास्ट में कल की अवतार। ये अवतारों के बारे में सुना होगा तुमने। अब नहीं सुना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं कह रहा हूं ना कि आपको सब कुछ जानने मिलेगा, बशर्ते आप में जानने की इच्छाएं हों। आप कोई बात कर रहे हो, चटपट चटपट करता कौन, आंख उठा के देखा कौन, तो कोई दिक्कत नहीं। यूनानी, यूनान जो सभ्यता थी, और रोमन विद्वानों ने पृथ्वी को चपटा या फिर तस्तरी, तस्तरी मतलब होता है प्लेट,
प्लेटनुमा माना। क्या माना? प्लेटनुमा माना। इनका, जबकि ईसाइयों का मानना था कि पृथ्वी चौकोर है, वो दो हाथियों पर रखी हुई है। ठीक है। हालांकि हमको इस पे हंसने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, कि कॉन्सेप्ट तो सबके कुछ ना कुछ रहे हैं। हमारा भी कॉन्सेप्ट रहा है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे रखी हुई है। ठीक है। क्योंकि अब उस समय गुरुत्वाकर्षण, अन्य ग्रह किस तरीके से परिक्रमा कर रही है, अवधारणा रही हैं, लेकिन ये अवधारणाएं आम व्यक्तियों को समझाने तक ठीक थी। आप सोच रहे हो कि हम भी मूर्ख थे तो हम में और यूनानियों में क्या अंतर? नहीं, आपकी सोच गलत है। ये हमारे आम लोगों को बताने के लिए कॉन्सेप्ट थे कि हम पृथ्वी शेषनाग के फन पे रखी हुई है। क्योंकि आप बच्चे समझ नहीं, हम क्या, अभी तुम गांव में जाके कह दो डोका डोका नहीं आंसर के साथ आदमी चंद्रमा आप पहुंच गए उसमें, आप तो जानो, चलो ठीक है, घर घर टीवी एंड्रॉयड हो गए, सब आप लोग जानने लगे। नहीं, पहले मुझे पता है कि जब मैं पहली बार जब मैं जीएस पढ़ने लगा था, तो ज्योग्राफी में पढ़ रहा था मैं, 2011 10 9 की बात है। तो हमारे बब्बा के, मैं कहा ये ठंडों का टाइम है तो बड़ी कोड़े बैठ ताप ताप रहे थे डोकरा, भी तापल लगे। मैंने, बब्बा पता है, मैंने गई चंद्रमा पे आदमी पहुंच गया उस बब्बा, अरे गोटान सुबह में जम जाए आदमी चंद्रमा पहुंच जाए तो सूरज और पहुंचाता है। तो जी, मैं ये कह रहा हूं कि आम लोगों को समझाने के लिए था कि पृथ्वी शेषनाग के फन पे रखी हुई है। बाकी हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो विद्वान, जो विद्वत जन थे उस समय, वो सभी लोग इस बात कॉन्सेप्ट से भली भांति परिचित थे। उन्हें पता था कि ये पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण बल से घूम रही है। हमारे, आप उपनिषदों को झांकोगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारी औकातें भी नहीं है इतना सोचने की, जितने लेवल तक आज की साइंस की औकात नहीं है। अब जाके 2022-23 में वो ये बता पा रहे हैं, थोड़ा बहुत सिद्ध कर पा रही है साइंस, बता पा रही है कि जो दिख रहा है वो नहीं है ना। दृष्टा और दृश्य माँ दोनों एक ही हैं, मैं और तुम दोनों एक ही हैं। आज साइंस थोड़ा बहुत उसके नज़दीक भटक रही है। जब वो मॉडर्न फिजिक्स में पहुंचते हैं, जब वो क्वांटम थ्योरी को, जब वो क्वांटम संख्याओं को, क्वांटम नंबर को देखते हैं कि प्रकाश कण की तरह और तरंग की तरह व्यवहार करता है। ये आपको मैंने फिजिक्स में थोड़ा बताया था, थोड़ी बहुत बात की थी। हो सकता है बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रही, तुम इतना दिमाग मत लगाओगे, तुम इतने आराम से समझ में आ जाएगी। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने घर परिवार छोड़ के जंगलों में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, तब जाके उन्होंने उपनिषद लिखे, तब जाने उन्होंने दर्शन दिया, अपनी एक सोच लोगों को समझाई, तब उन्हें समझ में आया था। तुम तो यहाँ पर, है ना, ये ये भूगोल आपको आपकी औकात बता देता है। सबसे बड़ी बात तो भूगोल पढ़ने में इसलिए मजा बहुत ज्यादा आता है, तस्तरी नुमा है। जबकि भारतीय साहित्य में, हमारी पुस्तकों में इसे क्या माना गया है? गोलाकार माना गया है। ठीक है। ये ये जो है पीपीटी आपको ऐप पे मिल जाएगी। कुछ बच्चे जो नए आते हो उन्हें आप बता दिया करो, जो भी आपके पास में कोई नया बच्चा बैठे, भाई ऐप डाउनलोड कर लो, ये उसमें मिल जाएगी पीपीटी। क्योंकि कुछ जो ये नोट्स के तरह हैं, ये नोट्स से अलावा चीजें। ठीक है। तो जितने जितने घर पे बैठ के अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं बेटा, कल 50 रुपये फाइन ले आना अगर कोई देख रहा हो तो, है ना। देखिए, भूगोल पृथ्वी तल या भूतल का विज्ञान है। पृथ्वी के तल का या भूतल का विज्ञान है। इसमें स्थान व उसके विविध लक्षणों, विविध लक्षण मतलब चाहे तो वर्षा हो रही हो, गर्मी सर्दी इत्यादि, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत पहाड़ों का निर्माण इत्यादि, वितरणों, कहाँ पर क्या है, वितरण का मतलब कहाँ पर क्या है, स्थानिक संबंधों का मानवीय संसार के रूप में अध्ययन किया जाता है। हम्बोल्ट ने क्रमबद्ध अध्ययन, जबकि कार्लटर ने भूगोल के प्रादेशिक अध्ययन पर बल दिया। एक हम्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने भूगोल के क्रमबद्ध अध्ययन, और जो रिटर नाम के वैज्ञानिक हैं उन्होंने प्रादेशिक अध्ययन पर जोर दिया। यानी भूगोल को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। यानी भूगोल के दो उपागम है। मैंने क्या कहा था कि भूगोल के उपागम मतलब भूगोल को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। भूगोल को पढ़ने के दो तरीके हैं। पढ़ना, पृथ्वी, भूगोल माने क्या? पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर बाहर सब कुछ पढ़ना, बाहर जो कुछ भी है सब कुछ पढ़ना, अंदर पढ़ना। इन पृथ्वी, मानव और संसाधनों का अंतर संबंध सब कुछ पढ़ना है। पर पढ़ कितने तरीके से सकते हैं? पढ़ सकते हैं दो तरीके से। हम्बोल्ट कह रहा है कि क्रमबद्ध अध्ययन करिए, और रिटर कह रहा है कि प्रादेशिक अध्ययन करिए। तो हम देखें साहब ये दो किस तरीके के अध्ययन हैं। प्रादेशिक अध्ययन क्या होता है और हमारा क्रमबद्ध अध्ययन क्या होता है। तो क्रमबद्ध अध्ययन से तात्पर्य क्या है कि क्रमबद्ध अध्ययन से मतलब ये है कि आपने
नदी के बारे में पढ़ना शुरू किया, क्या पढ़ना शुरू किया? नदी के बारे में। आप यदि पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, पहाड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दुनिया के सारे पहाड़ों को पढ़ लो। दुनिया में जितने भी पहाड़ हैं, नदी पढ़ रहे हो, दुनिया भर की नदियां पढ़ डालो। आप जलवायु पढ़ रहे हो तो पूरे सभी की जलवायु पढ़ डालो। आप यदि समुद्रों के बारे में पढ़ रहे हो तो सारे समुद्रों के बारे में पढ़ डालो। ठीक है, आप यदि मनुष्य की जनजातियां पढ़ रहे हो, जातियां पढ़ रहे हो, तो सभी जातियों के बारे में पढ़ डालो। वनों के बारे में पढ़ रहे हो तो विश्व की पूरे जंगलों के बारे में पढ़ डालो। ये क्या है? ये है क्रमबद्ध अध्ययन। क्रम से सबको पढ़ लो, कुछ मत छोड़ो। बात सही में आ रही है? एक चीज को उठाया, उसको पूरा पढ़ लो। दुनिया में कहाँ कहाँ पर क्या किस तरीके की चीजें हैं, सब पढ़ लो। पहाड़, नदी, झरने, जो पढ़ना है तुम्हें, ज्वालामुखी, भूकंप, सब सब पढ़ डालो। लेकिन प्रादेशिक अध्ययन क्या है? प्रादेशिक अध्ययन ये कहता है कि आप यदि भारत के बारे में पढ़ रहे हो, ये भारत है, तो भारत की नदी, भारत के झरने, भारत के पहाड़, भारत की जलवायु, भारत की मिट्टियां, भारत की फसलें, भारत के उद्योग, सब पढ़ो। बात समझ में आ गई? एक हिस्सा लो, एक महाद्वीप, एक देश, एक प्रदेश, कोई पृथ्वी का एक भूभाग, उसको लो, उसके बारे में कंप्लीट पूरा पढ़ लो। बात समझ में आई? इसमें कंप्लीट सब कुछ पढ़ना है। जबकि इसमें क्या पढ़ना कि एक कोई टॉपिक लिया, पहाड़ ले ली, तो पूरे पहाड़, दुनिया भर के पहाड़ों के बारे में। बात समझ में मेरी आ रही है आपको? तो ये है, ये अब आपसे प्रश्न बन सकता है कि बताइए क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध उपागम या भूगोल क्रमबद्ध अध्ययन या क्रमबद्ध भूगोल के बारे में किसने बताया? तो वो थे हमारे हमबोल्ट। या जनक, क्रमबद्ध उपागम के जनक कौन हैं? तो आप लगाओगे हमबोल्ट। और कहें आपसे कि प्रादेशिक अध्ययन के जनक कौन है, तो कौन है? रिटर। कौन है? कॉल रिटर। कौन है? कॉल रिटर। अभी अच्छे से याद कर लेना, मैं कल आपसे ये सारी चीजें पूछूंगा। एक बात ध्यान रख लेना, भूगोल पढ़ रहे हैं, एक तो आपको लूसेंट का होमवर्क यहाँ से प्रारंभ होगा। सोमवार से मैंने बोल दिया था कि लूसेंट में कुछ आपको डेली याद करने दिया जाएगा, एक चीज। दूसरा दूसरा साथ में मैं जो पढ़ाऊंगा वो आते ही आपसे पूछूंगा। वो करंट अफेयर्स अपना चल ही रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्लास आज सुबह लाइव नहीं आ पाई, सब सब भैया ठंड लग रही थी, भंसार पानी बरस रहा हो, तो मैं ग्राउंड जावे निकला, तो यहाँ से भी इधर बाढ़ आ रही थी, मैं बह गया, तो मैं कैसे रहने दो, मैं वापस सो गया। तुम ये पहुंच गए होंगे ना माए से, तैर तैर के पहुंच गए थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पर कल अपन को सुबह, कल अपन टाइम पे पहुंचेंगे स्टेडियम सुबह 5:30 पे। देखिए अब, जबकि अगर मैं ओवर देखो, मैंने अभी अब क्या कहा कि भूगोल के दो उपागम हैं, प्रादेशिक उपागम और क्रमबद्ध उपागम। क्रमबद्ध उपागम मतलब एक टॉपिक को पकड़ो, क्रम से पूरा पढ़ लो, ठीक है। प्रादेशिक किसी प्रदेश को पकड़ो, उसके बारे में पूरा पढ़ो, है ना। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध की बात कौन करता है? हमबोल्ट। और प्रादेशिक की बात कौन करता है? कार्ल रिटर। ठीक है, समझ गए? मैं देखिए, तो अगर मैं ओवरऑल पूरे भूगोल की बात करूं, पूरी ज्योग्राफी की बात करूं, तो ज्योग्राफी का जनक कौन है? हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस। जबकि ज्योग्राफी शब्द दिया है एरिस्टोथनीज ने। किसने दिया है? वो आगे आएगा भैया, ठीक हो। कभी कभी मिल जाता कि साहब उस एरिस्टोथनीज को ही ज्योग्राफी के जनक कह देते हैं, पर वास्तव में नहीं है। वास्तव में कौन है? हिकेटियस है। कौन है? हिकेटियस नाम के विद्वान को हम फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। हिकेटियस को क्यों कहते हैं भाई? बात मत करो, है ना। हिकेटियस की प्रसिद्ध पुस्तक जस पीरियड्स, जस पीरियड्स, ये पुस्तक किसकी है? हिकेटियस की। ये पुस्तक जस पीरियड्स, समय के बारे में बताया उसने। क्या के बारे में बताया? समय के बारे में बताया, ठीक है। अर्थात पृथ्वी का वर्णन किया उसमें इस पुस्तक में। और यह पुस्तक 6ठी शताब्दी के अंत में प्रकाशित हुई थी। बहुत पुरानी है, 6ठी शताब्दी, समझ रहे हो? 6ठी शताब्दी 500 से लेके 600 के बीच की बात है। 500 से लेके 600 के बीच की बात है। अभी शताब्दी कौन सी चल रही है? 21वीं। कौन सी शताब्दी चल रही है? शताब्दी। शत माने 100 और अब्दी माने वर्ष, तो 100 वर्षों का समूह, है ना। कब शुरू हुआ है? 2000 से लेकर शुरू हुआ है हमारी, और कब चलेगी? 2100 तक। कौन सी शताब्दी चलेगी? 21वीं। अभी हम यहाँ पर हैं 2023 में। कहाँ पर हैं? 2023 में।
ये 21 शताब्दी 2000 से लेकर 2100 के बीच। ऐसे ही हम बात करें जब 6ठी शताब्दी बात करें तो 500 से लेकर 600 के बीच ये पुस्तक जिसका नाम था जस्ट पीरियड्स, ये पुस्तक किसकी है? हेकेटियस की है। ठीक है। पीरियड्स विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है। क्रमबद्ध वर्णन है दुनिया के पहाड़ों, नदियों, झरनों, झीलों, महाद्वीपों, महादेशों, महासागरों सबके बारे में चर्चा की है। इसलिए हेकेटियस को भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? हेकेटियस को कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। आई बात समझ में? भूगोल शब्द का सबसे पहला प्रयोगकर्ता कौन था? एराटोस्थनीज। कौन था? ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? ज्योग्राफी शब्द या भूगोल शब्द किसने दिया है? ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था जियोग्राफिया। क्या नाम था? जियोग्राफिया। किसने लिखी थी? एराटोस्थनीज। 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 ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? एराटोस्थनीज ने। जबकि भूगोल का जनक कौन है? हेकेटियस। उसकी किताब का नाम है जस्ट पीरियड और एराटोस्थनीज की पुस्तक का नाम है जियोग्राफी। क्या नाम है? जियोग्राफी। व्यवस्थित भूगोल का जनक भी किसे कहते हैं? एराटोस्थनीज को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि व्यवस्थित, यानी इसने बिल्कुल पूरी चीजों को क्रम से बिल्कुल जमा के रखा, इसलिए इसे व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। कभी कहीं कहीं आपको ऐसा, मैंने क्या कहा था कि कभी कभी ऐसा मिलता है कि भाई कुछ पुस्तकों में, कुछ किताबों में कि जब पूछते हैं कि भूगोल का जनक कौन है तो वो आंसर ये दे देते हैं एराटोस्थनीज, जबकि भूगोल का जनक कौन है? हेकेटियस। और व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है? ठीक है, उसकी पुस्तक का नाम है जियोग्राफिया। एरिस्टोथेनीज की पुस्तक का नाम क्या है? जियोग्राफिया। जियोग्राफी शब्द इसने ही पहली बार दिया था। भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एरिस्टोथेनीज ने ही किया था। ठीक है। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को मॉडर्न ज्योग्राफी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कौन कहलाते हैं? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट कहलाते हैं। अब देखिए, अब 4 5 6 जनक हो गए, हमको गड्ढ नहीं होना है। ठीक है। चलिए हम एक बार फिर से बात करते हैं। सबसे पहले भूगोल जनक हेकेटियस, उनकी पुस्तक का नाम है जस्ट पीरियड। भूगोल शब्द किसने दिया है? एरिस्टोथेनीज ने दिया। उनकी किताब का नाम है जियोग्राफी का। उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहते हैं। किसे? एरिस्टोथेनीज को। मैं कह रहा हूं साथ साथ चलना, किसी, है ना, अगर कोई पहला दिन भी किसी का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सबको शुरुआत है, आज सभी के लिए शुरुआत है ना। तो ये नहीं कि हमारे अंदर नर्वसनेस कि मैं आज ही आके बैठा हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल होश पूर्वक पढ़ें। ठीक है। फिर हमने कहा कि साहब दो भूगोल के उपागम की बात करूं मैं। एक तो हमने कहा था क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा कहा था व्यवस्था प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल का जनक कौन था? हम्बोल्ट। यही वही हम्बोल्ट है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इन्हें क्रमबद्ध भूगोल के जनक कह सकते हैं या फिर आधुनिक भूगोल, है ना। ये क्रमबद्ध भूगोल के जनक भी हैं और आधुनिक भूगोल के जनक भी हैं। और प्रादेशिक भूगोल के जनक कौन है? कॉल रिटर। कौन है? कॉल रिटर। बात समझ में आई आपको? ये, लेकिन भारत में भूगोल के बारे में सबसे व्यवस्थित तरीके से बताने वाले व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट। कौन है? आर्यभट्ट। आप इंडियन इंडियन भूगोल के जनक भी कह सकते हो। भारतीय भूगोल जनक कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक, इसका नाम है सूर्य सिद्धांत। भारत में आर्यभट्ट ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? सूर्य सिद्धांतिका। क्या नाम है? जिसके अंतर्गत भूगोल शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। आई बात समझ में आपको? यानी भूगोल शब्द का प्रयोग यदि भारत में बात करें तो सूर्य सिद्धांत का जो पुस्तक है वो किसकी है? आर्यभट्ट की। और आर्यभट्ट ने ही अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांतिका में भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, सही में आई बात? चलो आगे बात करते हैं। अब भूगोल की परिभाषाओं की बात करें तो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्ट्रैबो। आप ज्योग्राफी में बहुत बार स्ट्रैबो का नाम पढ़ोगे, आप काउंट का, आप टॉलमी का, इन सब के, अरस्तु का, ये भूगोल के बड़े विद्वान व्यक्ति रहे हैं। तो इन लोगों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं भूगोल की। हालांकि हम तो समझ गए भूगोल के बारे में कि अंदर बाहर सब कुछ पढ़ना, ये सब कहलाता है भूगोल कहलाता है ना। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, ये कौन कह रहा है? स्ट्रैबो कह रहा है,
जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व के आकाशीय पिंड, सूर्य, तारे, धूमकेतु, उल्का पिंड, सभी कुछ, स्थल, जमीन, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, फूलों, फलों, भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कह दिया उसने, है ना। क्या कह रहा है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फलों एवं भूधरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ठीक है। कॉन्ट के अनुसार, कॉन्ट, ये बिल्कुल छोटी सी परिभाषा, शॉर्ट एंड स्वीट, भूगोल भूतल का अध्ययन है। ये कौन कह रहा है? कॉन्ट कह रहा है। भूगोल क्या है? भूतल का अध्ययन है। एक छोटी सी परिभाषा किसकी? कॉन्ट की। और टॉलमी का ये मानना था कि पृथ्वी जो है, सूरज पृथ्वी की चक्कर लगा रहा है, लेकिन बाद में सुधारा। इसका क्या कहना है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक आभामय विज्ञान है। पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला एक, कितनी शानदार परिभाषा है। क्या कह रहा था? पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला, यानी हम अपनी पृथ्वी को ब्रह्मांड में कहाँ देखते हैं, स्वर्ग में कैसे देखते हैं, इस तरीके की सुंदर सी परिभाषा दी है टॉलमी ने। ठीक है, ये तीन इसकी परिभाषाएं हो गई। अब भूगोल की शाखाओं की बात करें, भूगोल की ब्रांच, तो भूगोल की दो स्पष्ट शाखाएं हैं। दो स्पष्ट शाखाएं हैं, एक है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल एक सिंपल सी बात है, जिसमें मनुष्य का कोई इंटरफेयर नहीं है, उस भूगोल को क्या बोलते हैं हम? भौतिक भूगोल। क्या बोलते हैं? अब जैसे कि आप सागरों के बारे में पढ़ रहे हो, मनुष्य का क्या इंटरफेयर? आप ज्वालामुखी के बारे में पढ़ रहे हो, आप भूगोल के बारे में, आप ब्रह्मांड के बारे में, आकाश गंगाओं के बारे में पढ़ रहे हो, आप जो है वनस्पतियों के बारे में पढ़ रहे हो, आप नदियों के, झीलों के बारे में पढ़ रहे हो। बताओ, इसमें मनुष्य का कोई इंटरफेयर है क्या? नहीं है, स्वतंत्र चीजें हैं। ये सब क्या है? भौतिक। भौतिक मतलब जिसमें मनुष्य का कोई इंटरफेयर नहीं है। और मैं बात करूं मानव भूगोल की, तो मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे अपन? जैसे मैंने कहा कि साहब आप पढ़ रहे हो इतिहास, क्या पढ़ रहे हो? इतिहास। तो किसका इतिहास पढ़ेंगे? कुत्ते बिल्लियों का इतिहास तो पढ़ेंगे नहीं, मनुष्य का इतिहास पढ़ेंगे। आप पढ़ रहे हो अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के बारे में, उद्योग धंधों के बारे में, तो कौन करता है? मनुष्य ही करेगा। मनुष्य ही करेगा कि नहीं करेगा? आप यदि पढ़ रहे हो फिजिक्स के बारे में, भौतिकी विज्ञान के बारे में, तो मशीन कौन बनाएगा? मनुष्य ही बनाएगा। जब मानव का इंटरफेयर है, उन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो मानव भूगोल, और जहां प्राकृतिक चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं तो, बिल्कुल सिंपल सी बात, समझ में आ गई? आ गई कि नहीं आई? जो प्राकृतिक विषयों के बारे में पढ़ना भौतिक भूगोल, और मानव द्वारा जिनमें जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ना मानव भूगोल। यानी भूगोल कितनी ब्रांचेस हैं? दो ब्रांचेस। अध्ययन करते हैं दो तरीके से, क्रमबद्ध और प्रादेशिक। और शाखाएं भी कितनी है? दो, भौतिक भूगोल और, बात सही में आ रही है? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की। तो भौतिक भूगोल भूगोल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शाखा है। भाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो सभी हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, इंपोर्टेंट, देखो हाईलाइट किया है, क्या? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक मतलब नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल, जो इसमें इंसान का कोई भी रोल रपाटा नहीं है, कोई भी इंटरफेयर नहीं है, इसमें उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी बनी कैसे, पृथ्वी पैदा कैसे हुई, ठीक है, आंतरिक संरचना, चट्टानें कितनी प्रकार की, क्या चट्टानें बनती, कहाँ कहाँ चट्टानें कैसी हैं, ज्वालामुखी कैसे बनता है, कहाँ कहाँ कितने ज्वालामुखी हैं, ज्वालामुखी होता क्या है, भूकंप, अपक्षय, अपक्षय माने चीजों का, ये मृत्यु लोक है, यहाँ चाहे कुछ भी पैदा हो, चाहे तो वो जीव जंतु हो या प्राकृतिक संसाधन हो, पहाड़ भी बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वियां बनती हैं नष्ट हो जाती हैं, सागर बनते हैं नष्ट हो जाते हैं। इस चीज का नाम क्या है? मृत्यु लोक है। यहाँ सब अपक्षय होगा। क्या होगा? अपक्षय। अपर्दन मतलब कुरेदना, घिसना आदि कारक, वायुमंडल, जलमंडल, है ना, ये सब पढ़ा जाता है काय के अंतर्गत। और आपको बता दूं कि हम बस सब यही पढ़ने वाले हैं, हम भौतिक भूगोल ही पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, मानव भूगोल नहीं पढ़े आए हैं हम मानव भूगोल। अभी इतिहास पढ़ा के आया हूँ, राजनीति विज्ञान, समाज विज्ञान, अभी संविधान पढ़ा के आया हूँ। कौन सा भूगोल है? मानव भूगोल। इतिहास पढ़ा, कौन सा भूगोल था? मानव भूगोल।
अगर फिजिक्स पढ़ाया था, अभी शाम को केमिस्ट्री पढ़ाया था, क्या था? मानव भूगोल। समझ रहे हो? हम सब मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, पूरी जीएस एक तरफ, मानव भूगोल, और ये अकेला भूगोल कायम पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल। बात सही में आ रही है आपको? आप लोग यदि कोई जगह हुआ, जो जगह हुए बैठे हैं, वो समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या कहा कि जीएस का आधार है क्या? ज्योग्राफी। जिसको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं है, उसका जीएस में सदैव डब्बा गोल रहेगा। वो सभी कभी जीएस को ढंग से समझ ही नहीं पाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, जगते हुए पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और अपने अंदर जानने की जिज्ञासा रख के पढ़ना, मजा आएगा आपको। ठीक है, अब बात करें कि साहब इस भूगोल के बारे में व्यवस्थित अध्ययन किसने किया, या बात वही की साहब, कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जिसने पहली बार जो है इसके बारे में बात की होगी, व्यवस्थित बात की होगी, तो वो व्यक्ति थे जिसका नाम था पॉलिडोनियस। कौन थे? तो मैं क्या कह सकता हूँ इन्हें? इन्हें कह सकता हूँ मैं भौतिक भूगोल का जनक। किसे कह सकता हूँ? पॉलिडोनियस। पॉलिडोनियस को मैं कह सकता हूँ भौतिक भूगोल का जनक। आज की क्लास में सिर्फ हम भूगोल के बारे में जान रहे हैं, भूगोल में घुसे नहीं हैं। भूगोल में एंट्री हम कल से मारेंगे। कल से मैं बताऊंगा आपको ब्रह्मांड क्या है, और आपको एक 10-5 मिनट का वीडियो दिखा के कोशिश करेंगे जानने की कि जो है क्या है ब्रह्मांड। पहले आपके दिमाग में जगाया जाएगा कि ये गैलेक्सियां, आकाशगंगा, तारे, पृथ्वी से हम अनंत तक, अनंत से हम वापस पृथ्वी तक आके देखें 3D इमेज में। जब बोर्ड का उपयोग केवल भूगोल में ही हो पाएगा, और वैसे तो चलो ठीक है तो है ना, आपको मजा आएगा यार, जब जब पृथ्वी घूम रही होगी, बाकी में चंद्रमा घूम रहा होगा, तुम घूमत दिखाएगा जहाँ वहाँ घुमा ना पा तो हमें फिर बाय ले तो हरवीर कौन है। बच्चों को तभी बहुत मजा आता तो जब मैं अपने ग्लोब को घुमा के, ग्लोब के डस्ट गन्ने में डस्टर घुमा दे तो दिन रात कर दे तो जहाँ तो साक्षात दिन रात हो जाएंगे। अरे बात, देखिए, तो पॉलिडोनियस कौन है? भौतिक भूगोल का जनक। और भौतिक भूगोल क्या है भाई? प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अध्ययन, पहाड़ पर्वत, झरने, नदियां, झीलें, भूकंप इत्यादि सबके बारे में पढ़ना। ठीक है, अब मानव भूगोल आप समझ ही गए होंगे। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल भूगोल का द्वितीय महत्वपूर्ण शाखा है। मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। काय में? मानव भूगोल। मानव, मनुष्य और प्रकृति। मैं मनुष्य हूं और मैं प्रकृति, चाहे तो पेड़ पौधों के साथ मेरे क्या संबंध है? अब कैसे संबंध होंगे पेड़ पौधों के साथ मेरी? सोचना जरा, समझना। मैं पेड़ पौधे लगा रहा हूं, जंगलों के बारे में पढ़ रहा हूं तो भौतिक विज्ञान, ध्यान सुनना हो उसमें, और बागवानी के बारे में पढ़ रहा हूं, फसल उत्पादन के बारे में पढ़ रहा हूं तो मानव विज्ञान। वो पौधे, मैंने जंगल जो है मैंने नहीं लगाए थे, इसलिए वो क्या है? भौतिक भूगोल। लेकिन अगर मैं गार्डन लगा रहा हूं तो वो भी पेड़ पौधे ही हैं, पर वो क्या हो गया? क्योंकि मेरा उनके साथ संबंध है, फसलें मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, बात सही में आ रही है आपको? अगर नदियां हैं, झीलें हैं, उनके बारे में पढ़ रहा हूँ तो भौतिक भूगोल। लेकिन यदि मैं डैम के बारे में पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? नहर के बारे में पढ़ रहा हूँ तो क्या हो गया? बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें मानव, उसकी उत्पत्ति, मनुष्य कैसे पैदा हुआ, चाहे उसका इतिहास आदि मानव से लेकर आज तक, या फिर प्रजातियां, वितरण, उनकी क्रियाओं का विस्तृत विवेचन। अब मनुष्य सारी क्रियाएं करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर इतिहास, राजनीति। राजनीति किसके लिए है? मनुष्य के लिए ही तो है। ठीक है, तथा उनका पर्यावरणीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल, ये दोनों नाम फिर से याद कर लो। पॉलिडोनियस भौतिक भूगोल का जनक है, और फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल का जनक है। बात समझ में आ रही है आपको? फ्रेडरिक रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल, फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल। मैं कल पूछूंगा ये तुमसे, बार पकड़ पकड़ के बेटी मार दूंगा ना, ध्यान सुन लेना। अभी मैंने बोल दिया, अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी आपको मिल जाएगी ऐप पे, ऐप डाउनलोड कर लेना अगर नहीं है किसी के पास तो। ठीक है, अब हम इनकी जो है भौतिक भूगोल में बहुत सी उपशाखाएं हैं, मानव भूगोल में बहुत सी उपशाखा। उपशाखा मतलब क्या है भाई? जिन इसके अंतर्गत जो जो पढ़ेंगे, अब तुम पढ़ रहे हो जलमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, स्थल मंडल के बारे में, जैव मंडल के बारे में, या अन्य मंडल जो भी पढ़ रहे हैं। अब ये तो मैंने कुछ बस आपको फॉर एग्जाम्पल दी हैं, फॉर एग्जाम्पल दी हैं, लेकिन बहुत सी हो सकती हैं, इनकी कोई सीमा नहीं है। बस ये प्राकृतिक हैं और ये मानव का जन्म इंटरफेयर है। तो आप देखिए, भू आकृति विज्ञान, अगर आप पृथ्वी के,
है ना, आकृति के बारे में पढ़ रहे हो, पृथ्वी गोल है, चपटी है, कहाँ है, कैसी है, तो वो काय में आएगी। तो इसको देखो आप, अगर आप ऐतिहासिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे हो तो काय में आएगा। तो आप जलवायु के बारे में पढ़ रहे हो, क्या मनुष्य को इंटरफेयर है जलवायु में? गर्मी, सर्दी, वर्षा, तापमान, ये सब नेचुरल चीजें हैं। लेकिन आप आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हो, आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था, पैसा, उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, खेती किसानी, कुछ ही पढ़ रहे हो तो वो काय में आएगा, मानव भूगोल। आप देखिए समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हो तो भौतिक भूगोल। लेकिन यदि सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हो तो मानव भूगोल। यदि आप खगोल विज्ञान है नहीं, खगोल मान क्या होता है, अंतरिक्ष, तारे, ग्रह मंडल के बारे में पढ़ रहे हो तो भौतिक भूगोल। लेकिन आप संस्कृति, सांस्कृतिक, तीज त्योहार, शादी विवाह की परंपराएं, कपड़ा पहनना ओढ़ना, त्योहार मनाना, दीपावली दशहरा के बारे में, इसकी संस्कृति तो है। कुर्ता पजामा पहनना, त्योहार मनाना, ये सब क्या है, संस्कृति। तो मानव भूगोल। जीव भूगोल, अगर आप जीवों के बारे में पढ़ रहे हो, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, भौतिक भूगोल। लेकिन यदि आप राजनीतिक के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या है वो, मानव भूगोल। राजनीतिक देशों के संविधान, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष, संसदें, पार्लियामेंट, संसद, चुनाव, ये सब पढ़ रहे हो तो क्या है, बात समझ में आई आपको। ऐसी अनेक अनेक शाखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है आज की क्लास थी। आज केवल इतना ही बताया मैंने आपको। कल की क्लास में हम आपको ब्रह्मांड की सैर पे ले चलेंगे, आकाश गंगाओं में ले जाके वहां से पटकेंगे तो दांत टूट जाए नीचे आके तुम्हारे।